हम हल करेंगे प्रॉब्लम नंबर 44 को। ज्ञात करना है गुणनखंडित रूप यानी फैक्टर फॉर्म 3a का वर्ग घटा 24ab जमा 48b के वर्ग का। यदि आप a और b को x के स्थान पर देखकर हैरान हैं तो ये देखिए ये x के वर्ग के समान है। कहने का मतलब है कि इसे आप माने x वर्ग की तरह घटा कोई संख्या गुणा x जमा कोई अन्य संख्या। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेंगे। मुझे लगता है कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे इस गुणांक को हटाना यहां इस a वर्ग वाले पद में। चलिए गुणनखंड करके देखें इन सभी संख्याओं का। तो देखिए ये सभी विभाज्य हैं 3 से, 3 विभाज्य है 3 से, 24 भी और 48 भी विभाज्य है 3 से, यानी एक गुणनखंड तो 3 है। इसे यहां ले लेते हैं तो ये बराबर है 3 गुणा a का वर्ग घटा 8ab के। 24 भाग 3 होता है 8 और ऋणात्मक चिन्ह है इससे पहले, जमा 48 भाग 3 हमें मिलेगा यहां पर 16b का वर्ग 16b स्क्वायर्ड। इस व्यंजक का गुणनखंडन करने के लिए इसको दो संख्याओं में बांटेंगे। मैं इसे दोबारा लिखता हूं। यदि हम a को एक स्वतंत्र चर के रूप में माने, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यह समीकरण फिर कैसा होगा। 3a का वर्ग घटा 8b गुणा a जमा 16b के वर्ग के। तो यदि हम a वर्ग को एक स्वतंत्र चर या x पद के रूप में माने तो ये तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद के समान है, जिनके गुणनखंडन का तरीका आप जानते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या ये दो संख्याएं, इन दोनों का योग ऋणात्मक 8b है और इन दोनों को गुणा करने पर हमें 16b वर्ग मिलता है या नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये संख्या होगी b के रूप में, क्योंकि यदि हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे तो मिलेगा b और वर्ग करेंगे तो मिलेगा b का वर्ग। ये संकेत है ये समान संख्या है जिसका प्रयोग 2 बार होगा, वरना यहां वर्ग मिल ही नहीं सकता। तो ये वो संख्या होगी जिसका स्वयं से योग होगा ऋणात्मक 8 और उसका वर्ग करेंगे तो वो होगा 16। तो ऋणात्मक 4 ठीक है। ऋणात्मक 4 जमा ऋणात्मक 4 ऋणात्मक 8 ऋणात्मक 4 का वर्ग 16। तो हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक 4b की, नेगेटिव 4b। तो ऋणात्मक 4b जमा ऋणात्मक 4b हुआ ऋणात्मक 8b और ऋणात्मक 4b का वर्ग हुआ 16b वर्ग। तो इसका एक गुणनखंड है 3। चलिए रंग बदलते हैं यहां पर। 3 गुणा, तो ऋणात्मक 4b वो संख्या है जिसे स्वयं से जोड़ने पर ऋणात्मक 8b और स्वयं से गुणा करने पर 16b का वर्ग मिलता है। a घटा 4b गुणा a घटा 4b और ये है विकल्प C यानी चॉइस C। अगला प्रश्न 40 नंबर। शायद 45वीं छूट गई। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, छोड़ नहीं सकते 45 को। तो मैं 45 नंबर प्रॉब्लम को कॉपी करता हूं। ये हो गई कॉपी और इसको मिटा देंगे। इसी के स्थान पर हम प्रॉब्लम नंबर 45 लेंगे, 45वां नंबर प्रश्न, और यहां पर कर देंगे इसको पेस्ट। ये हो गई 45 नंबर प्रॉब्लम। ज्ञात करें गुणनखंड x वर्ग घटा 11x जमा 24 के। तो इसे हल करने के दो तरीके हैं। आप इसके गुणनखंड निकाल लें या इसे शून्य के लिए जांच लेंगे, लेकिन हम करेंगे गुणनखंडन। तो ये है x का वर्ग घटा 11x जमा 24। तो पिछले प्रश्न के समान क्या होंगी वो दो संख्याएं जिनका योगफल हो ऋणात्मक 11 और गुणनफल हो धनात्मक 24 पॉजिटिव 24। तो या तो ये दोनों होंगी धनात्मक या दोनों होंगी ऋणात्मक। क्योंकि ये है एक ऋणात्मक संख्या तो इसका मतलब ये दोनों धनात्मक संख्याएं नहीं होंगी। वो इसलिए कि दो धनात्मक संख्याओं का योग एक ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं ही होंगी। तो वो कौन सी दो ऋणात्मक संख्याएं होंगी जिन्हें जोड़ने पर ऋणात्मक 11 और गुणा करने पर 24 मिलेगा? शायद 8 और 3। तो ऋणात्मक 8 जमा ऋणात्मक 3 होगा ऋणात्मक 11, तो ये है यहां। और ऋणात्मक 8 गुणा ऋणात्मक 3 होगा धनात्मक 24। तो इस समीकरण के गुणनखंड होंगे x घटा 8 गुणा x घटा 3। और यदि हम देखें इन विकल्पों से तो ये होंगे x घटा 3 यहां। और जाहिर है इससे आप कंफ्यूज ना हो, यदि इस समीकरण को हल करने के लिए कहा जाए तो ये केवल एक व्यंजक है,
अगर यहां लगा दें बराबर का चिन्ह तो ये बन गया एक समीकरण, और अगर ये बराबर है शून्य के, और हम कह सकते हैं अब कि इस बहुपद के मूल या हल इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो ऋणात्मक 8 और ऋणात्मक 3 हल नहीं होंगे। हल होंगे जिससे यह समीकरण बराबर शून्य हो। तो यहां x बराबर 8 या x बराबर 3 हो तब यह समीकरण बराबर शून्य होगा। हालांकि यह हमसे पूछा नहीं गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन सा बहुपद 9t वर्ग जमा 12t जमा 4 का संपूर्ण गुणनखंडन दिखाता है? अब देखिए ये काफी रोचक है। अब इन संख्याओं को देखें। इन संख्याओं में इन सभी का कोई एक सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर हम नहीं निकाल सकते। 9, 12 या 4 इनमें कोई भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो हम इसे और सरल नहीं कर सकते, तो इसे हल करने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसे ऐसे समझें कि ये जो t का वर्ग है, ये व्यंजक, अगर इस व्यंजक के यदि हम दो गुणनखंड बना लें, दो द्विपदों या एक द्विपद के रूप में, तो ये उस द्विपद वर्ग का पहला पद होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, इसे लेते हैं हम 3t के रूप में, 3t लेते हैं यहां। अब लेंगे वर्गमूल 9t वर्ग का 3t जमा कोई संख्या, मान लेते हैं जमा a, गुणा 3t जमा b। अब हम इसे गुणा करेंगे और परिणाम देखते हैं। यहां हमें एक से अधिक विकल्प दिए गए हैं। गुणा करके देखते हैं क्या होता है। यदि कोई विकल्प ना दिया गया होता तो इसे कैसे हल करते? अगर ऐसा होता तो हमें खुद इसका गुणनखंडन करना होता। तो यदि हम गुणा करें तो ये होगा 3t गुणा 3t बराबर 9t का वर्ग, और 3t गुणा b होगा जमा 3bt 3bt जमा 3at जमा ab 3at प्लस ab। तो सरल होने के बाद ये हुआ 9t वर्ग जमा, अब क्या जोड़ें चलिए देखते हैं, 3 गुणा a जमा b गुणा t, तो ये होगा 3 गुणा a जमा b t। अभी हमने जोड़ा इन दो पदों को और मैंने t को गुणनखंडन के रूप में निकाला 3 जमा a b का। अब हम इस पैटर्न को थोड़ा मिलाते हैं। हम कह सकते हैं कि a जमा b गुणा 3 बराबर है 12 के, तो a प्लस b टाइम्स 3 इक्वल टू 12। तो a जमा b बराबर किसके होगा? a जमा b बराबर होगा 12 के। तो ये पूरा गुणांक होल कोएफिशिएंट है 12, तो a जमा b बराबर होना चाहिए 4 के, क्योंकि 4 गुणा 3 बराबर होता है 12। a जमा b बराबर 4 है और हमारे पास a गुणा b भी है बराबर 4 के, तो a टाइम्स b इज इक्वल टू 4। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर यानी जिनका गुणनफल हो 4, तो वो हैं 2 और 2, ये दोनों होंगी 2। तो यदि मैं गुणनखंड करूं इस पूरे भाग का, तो वो होंगे 3t जमा 2 का वर्ग। निश्चित तौर पर ये दोनों पद एक समान हैं और ये है विकल्प ए। एक जल्दी हल करने का तरीका ये भी है कि इसको आप गुणा करके देख लें कि क्या ये समान हैं। अब एक और प्रश्न, क्या होगा संपूर्ण गुणनखंडन 32 घटा 8z का वर्ग का? तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे ऐसा गुणनखंड जो इन सभी पदों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो चलिए देखते हैं। तो 32 घटा 8z वर्ग, ये दोनों 8 से विभाज्य हैं, तो गुणनखंड 8 को निकाल लिया यहां। वैसे ही हमें ऋणात्मक 8 निकालना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि z वर्ग धनात्मक ही रहे, तो गुणनखंड हमें मिला है ऋणात्मक 8। वैसे ये जरूरी नहीं है, आप चाहें तो धनात्मक 8 भी ले सकते हैं। अब 32 भाग ऋणात्मक 8 कितना हुआ? ये हुआ ऋणात्मक 4, और ऋणात्मक 8z वर्ग को विभाजित करें ऋणात्मक 8 से, तो हमें मिलेगा केवल z वर्ग। तो इस प्रकार अब ये मिला ऋणात्मक 8 गुणा z वर्ग घटा 4। ये बीज गणित का एक आरंभिक अभ्यास प्रश्न है। हो सकता है ये अभी आपको समझ ना आया हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि a जमा b गुणा a घटा b को, ये बहुत अच्छा होगा अगर आप खुद इसे गुणा करके देखेंगे। ये होगा a का वर्ग घटा b का वर्ग, क्योंकि मध्य पद तो कट जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा अभ्यास होगा। जैसे मैंने पहले कहा, तो इसका ये गुण भी समान है। ये है a का वर्ग घटा b का वर्ग, ये एक पूर्ण वर्ग है। तो यहां जो ये बहुपद है उसका गुणनखंडन होगा ऋणात्मक 8
गुणा ये है a का वर्ग घटा b का वर्ग। तो हम कहें कि a है z, a इज z और b है 2। तो फिर ये हो जाएगा z का वर्ग घटा 2 का वर्ग जो है 4। तो यदि a है z तो ये हुआ z जमा 2 गुणा z घटा 2। यह बहुत आम बात है जिसे हमने अनेक गुणनखंड उदाहरणों में देखा है और देखेंगे, और ऐसे पैटर्न्स यानी a का वर्ग घटा b का वर्ग को देखते ही समझ जाएंगे। इसीलिए आप इसे स्वयं सिद्ध करके जरूर देखें कि यह समान होगा a जमा b गुणा a घटा b के, या इस स्थिति में होगा z जमा 2 गुणा z घटा 2 के, एंड दैट इज z माइनस 2। ये काफी रोचक है, मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा था। हमारे पास है a घटा 8, लेकिन हमें चाहिए z जमा 2 और z घटा 2, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। चलिए यहां जो है उसे दोबारा लिखते हैं। हमारे पास इनमें से कुछ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि हम ऋणात्मक से गुणा करें इनमें से किसी एक पद को। हम ऋणात्मक से गुणा कर सकते हैं क्योंकि गुणा तो साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुणा करने का क्रम क्या है। तो इसे लिखते हैं 8 गुणा z जमा 2 गुणा ऋणात्मक 1 गुणा z घटा 2, और ये हुआ 8 गुणा z जमा 2। ये घटा 1 नहीं है, ये है गुणा ऋणात्मक 1 गुणा क्या, ऋणात्मक z जमा 2। और लगता है कि यहां ये एक विकल्प है, चॉइस है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणा 2 जमा z गुणा 2 घटा z। तो ये विकल्प बी है। यहां देखिए, असल में दिए गए विकल्पों के साथ शुरुआत में ही 8 के गुणनखंड और जल्दी निकाले जा सकते थे, धनात्मक 8 के नहीं, और हमें जल्दी उत्तर मिल जाता 2 जमा z गुणा 2 घटा z। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।